नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया उसकी माँ और मल्हार के रिलेशन के बारे में बात करती है और मल्हार राणा भी खुलकर उसकी माँ और उसके बारे में बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद अनाया के दिल में उसकी माँ और मल्हार राणा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। वह दिल से खुश थी कि उसके सामने बैठा हुआ इंसान उसकी माँ के भरोसेमंद लोगों में से एक थे। इसीलिए वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है अंकल, आप मॉम मिले थे। हालांकि मुझे डिटेल में नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं काफी छोटी थी। मैं एक बार अपनी मॉम के साथ आई थी जब मेरी मॉम आपसे मिलने आई थी, लेकिन मॉम ने मुझे कार में ही रखा था, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा था। यह सुनकर मल्हार राणा मुस्कुरा देते हैं। वह बदमाश हमेशा तुम्हें लोगों से छुपा कर रखती थी। पता नहीं तुम कौन सा खजाना थी जो लोगों की नजर पड़ने पर तुम्हें नजर लग जाएगी। वह हमेशा ही तुम्हें छुपाती थी। यहाँ तक कि उसके करीबी लोगों के अलावा तो बहुत कम लोग यह जानते थे कि गीता कपूर की कोई बेटी भी है। यहाँ तक कि तुम्हारा चेहरा तो बस चुनिंदा लोगों ने ही देखा था। उसकी बात सुनकर अनाया अभी मुस्कुरा देती है। उसके दिल में उसकी माँ की यादें फिर से ताज़ा हो जाती है कि किस तरह से उसकी माँ हमेशा लोगों से उसे प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन बस वह उसके अपने ही बाप से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। यही सोचकर उसकी मुट्ठियां कस गई। वह इस वक्त अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसीलिए वह उन्हें देखते हुए बोली, अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे मॉम के एक्सीडेंट से पहले आपकी और उनकी क्या बात हुई थी? क्या उनकी कोई खास बातचीत हुई थी आपके साथ? यह सुनकर मल्हार राणा कंफ्यूजन से पूछते हैं, ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? क्या कोई गड़बड़ है? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मुझे शक है कि मेरी माँ का मर्डर हुआ था और मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी मर्डर की असली वजह क्या है। क्योंकि जितना मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, वह इतनी कमजोर नहीं थी कि आसानी से उनके दुश्मन उन तक पहुँच सके, या फिर वह इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उनके दुश्मनों के बारे में उन्हें पता ना हो। अगर कोई उन्हें मारने में कामयाब हुआ है तो इसका मतलब है कोई जरूर ऐसी बात हुई है जिस बारे में आज तक हम अनजान हैं। वही उसकी बात सुनकर मल्हार राणा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह अपनी मुठिया करते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट के बाद मैं खुद इस बात की जांच पड़ताल की थी। वह एक नेचुरल एक्सीडेंट था। यह सुनकर अनाया एक कड़वी मुस्कुराहट के बाद बोली, ऐसा नहीं हो सकता मल्हार अंकल, मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हो। तभी जितेंद्र राणा बीच में बोल पड़ा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा जरूर हो सकता। वैसे भी कार एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। यह सुनकर अनाया कठोर आवाज में बोली, किसी का भी हो सकता है, लेकिन मेरी मॉम का नहीं, क्योंकि मेरी मॉम एक जीनियस साइंटिस्ट थी। वही यह सुनकर वहां बैठे तीनों की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। हर्षवर्धन अपनी बीवी को देखते हुए कंफ्यूजन से पूछता है, क्या मतलब है बीवी? तभी मल्हार राणा भी बोले, सही बात है बेटा, आज तक इस बारे में मुझे भी नहीं पता। तुम्हारी मॉम कोई साइंटिस्ट नहीं, एक बिजनेस वूमेन थी। हालांकि उसे टेक्निकल चीजों की अच्छी खासी नॉलेज थी, लेकिन वह कोई साइंटिस्ट नहीं थी। यह सुनकर अनाया उन्हें देखते हुए बोली, नहीं, मेरी मॉम एक जीनियस साइंटिस्ट थी। उन्हें टेक्निकल चीजों की थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उतनी ज्यादा नॉलेज थी कि वह नॉर्मल दुनिया से कुछ साल एडवांस आगे चलती थी। मेरी मोम जो कार इस्तेमाल करती थी, उस कार को उन्होंने खुद मॉडिफाई किया था, और उन्हें इतनी ज्यादा एडवांस फीचर्स, अग्रिम सुविधाएं थे कि जिसका बिगड़ना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ तक कि वह 100 फुट ऊपर से खाई से भी अगर नीचे गिर जाती तो अंदर बैठे हुए इंसान का मरना नामुमकिन था। तो भला इतनी एडवाइस कार में बैठे हुए इंसान का कार एक्सीडेंट से मरना कैसे पॉसिबल, संभव है? इसका सीधा मतलब है उनका मर्डर हुआ था, और वह भी ऐसे दुश्मन से जिसके बारे में मॉम को नहीं पता था। वहीं उनकी बात सुनकर वहां बैठे तीनों को भी समझ आ गया कि गीता कपूर सच में एक लीजेंडरी इंसान थी। तभी मल्हार राणा मुस्कुराते हुए बोले, वैसे तुम सच कह रही हो। मैं एक बार बैठा था उसकी कार में। सच में उसकी कार काफी एडवांस थी। हालांकि मैंने तो एक छोटी सी ड्राइव ली थी, लेकिन मुझे उसके फीचर्स भी समझ नहीं आए थे। इसका मतलब तुम सही कह रही हो। अगर तुम जो बोल रही हो वह सही है, तो तुम्हारी माँ का सच में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। लेकिन भला उसे मारने की कोशिश कौन कर सकता है? तभी अनाया दांत पीसते हुए बोली, किसने की है यह तो नहीं पता, लेकिन उसमें कौन कौन शामिल था
यह जरूर पता है, लेकिन अभी तक मैं यह नहीं जानती कि उस एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड कौन था। या फिर यह कह सकती हो कि कौन ऐसा था जो मेरी मॉम के ध्यान में आए बिना ही उसका दुश्मन बन गया। वही उसकी बात सुनकर मल्हार राणा दांत पीसते हुए बोला, कौन शामिल था? तुम बस मुझे बताओ, मैं उसे अभी नरक के दर्शन करवा दूंगा। वहीं जितेंद्र राणा और हर्षवर्धन को भी गुस्सा आया। आखिरकार हर्षवर्धन तो गीता कपूर से कई बार मिला भी था बचपन में, और वह उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसका भी खून खोलना जाहिर था। अनाया नामे सिर हिलाते हुए बोली, अभी नहीं अंकल, अगर हमने उन लोगों पर हाथ डाला तो दुश्मन को पता चल जाएगा। अभी दुश्मनों को यही लगने दो कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, और हम अभी भी गीता कपूर की मौत को एक एक्सीडेंट ही मान रहे हैं। आप बस मुझे यह बताएं कि मेरी मॉम ने आपसे आखिरी बार मिलते वक्त क्या कहा था, क्योंकि उस इंसान का उस बात से जरूर कोई लेना देना है। मुझे इस बात की पक्की गट फीलिंग है कि कुछ तो ऐसा हुआ है। आपकी और मेरी मॉम की आखिरी मुलाकात में जिस बारे में जानना चाहती हूँ, वही। उसकी बात सुनकर मल्हार राणा थोड़े गुस्से में बोले, बेटा अगर तुम कह रही हो वह सच है, तो क्या उसके पीछे उन लोगों का हाथ है? और अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह कोई मामूली लोग नहीं है, और हम उन लोगों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अनाया हड़बड़ाते हुए पूछती है, आप किसकी बात कर रहे हैं? अंकल साफ साफ बताए, मल्हार राणा किसके बारे में बात कर रहे थे, और क्या कुछ ऐसा है जिस बारे में अभी तक अनाया नहीं जानती? राणा मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया अपनी मां की मौत का राज जानने के लिए मल्हार राणा से सवाल करती है। मल्हार राणा भी उनकी आखिरी मुलाकात के बारे में सोचते हुए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो अनाया उनसे पूछती है, आप किसकी बात कर रहे हैं अंकल, साफ साफ बताए। तो मल्हार राणा उसे समझाते हुए बोला, बेटा जब तुम्हारी मॉम आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी, तो वह अपने असली परिवार के बारे में पता करवाना चाहती थी। उसे उसके असली परिवार के बारे में पता चला था। यह सुनकर अनाया ज्यादा चौकड़ी नहीं है, वह बस शांति से उन्हें देख रही थी, जैसे उसे इस बारे में पता हो। यह सब उसे पिछले जन्म में ही रवीना के मुंह से सुन लिया था, इसीलिए वो इतना शांत थी। वही उसे शांत देखकर सामने बैठे जितेंद्र से रहा नहीं गया। तो वह पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से पता है? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैंने इस बारे में एक बार मॉम के मुंह से सुना था। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी अपने असली परिवार को खोजने के बारे में, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तभी मल्हार राणा उसे देखते हुए प्यार से बोले, तुम सही हो बेटा, तुम्हारी माँ उन्हें खोज रही थी, लेकिन उस दिन वह मुझे उनके बारे में पता करवाने आई थी। वह अपने परिवार को खोज चुकी थी। उसने मुझे बताया कि उसे पता चला है कि उसका असली परिवार मिलिट्री बैकग्राउंड में बहुत हाई पोस्ट रखता है, यहाँ तक कि उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है। वह जानना चाहती थी कि उसके परिवार ने उसे छोड़ क्यों, क्योंकि वह ऐसे ही अपने परिवार से मिलना नहीं चाहती थी। उसे दिल में एक शक था कि कहीं उसके परिवार ने लड़की होने की वजह से उसे जानबूझकर नहीं छोड़ दिया, इसीलिए वह कंफर्म करना चाहती थी कि उसके परिवार ने उसे क्यों छोड़ा, और इसी बात का पता लगाने के लिए उसने मुझसे कहा था। वही उसकी बात सुनकर अनाया की मुठिया कस गई, और वह दिल ही दिल में बोली, इसका मतलब मेरा कहना सही था, मेरी मॉम की मौत के पीछे जरूर उसके असली परिवार में किसी का हाथ है। वह गहरी आवाज में बोली, अंकल क्या आप जानते हैं कि वह कौन से परिवार से बिलोंग करती है? क्या मॉम ने आपको उस बारे में बताया था? तो मल्हार राणा कुछ सोचते हुए बोले, नहीं उसने मुझे बताया नहीं था। उसने कहा था कि मैं मिलिट्री के ही परिवारों में से इस परिवार को खोजो जिसकी बच्ची खो गई हो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं मिला। एक तो उसे वक्त मेरे पास इतनी रिसोर्स नहीं थे कि मैं डिटेल में इस बारे में जान पाऊं, और दूसरा मैंने एक परिवार को खोजा था, लेकिन मेरी खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि उस खानदान में एक लड़की है जो उस परिवार की बेटी होने का दावा करती है। तो फिर मैंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह खानदान की असली बेटी है या नहीं। वही उसकी बात सुनकर अनाया कंफ्यूज थी। इतने इन्फॉर्मेशन के बाद वह समझ चुकी थी कि इस बारे में उसे खुद ही पता लगाना होगा। तो वह मल्हार राणा को देखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में मैं खुद ही पता लगा लूंगी। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने भी दिल ही दिल में डिसाइड कर लिया था कि इस बारे में वह खुद ही पता लगा लेगा। तभी जितेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तुम इसीलिए आज आए हो?
और अपने साथ इस बदतमीज इंसान को भी लाए हो। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन का खाब वाली नजरों से जितेंद्र को घूरता है। जितेंद्र भी एक पल के लिए उसकी नजरों से डर गया। वही अपने बेटे की नोकझोंक देखकर मल्हार राणा ठहाका मारकर हंसने लगे और वह हर्षवर्धन को देखकर बोले, बरखुरदार तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी इसे अपनी उंगली पर नचाते हो। बहुत अच्छा है, ऐसे ही साथ रहो। फिर वह अनाया की ओर देखकर खड़े होते हुए बोले, बेटा तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, प्यारी और सबकी मदद करने वाली हो, हमेशा इसी तरह खुश रहो। इतना बोलकर वह उसके सिर पर हाथ फेरा देते हैं और वहां से अंदर जाते हुए बोले, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। वहीं उन्हें जाता हुआ देखकर अनाया नर्म आवाज में बोली, जितेंद्र अंकल आप इस बारे में बाहर कोई भी इन्वेस्टिगेशन मत करवाएगा, क्योंकि वह इंसान अभी भी आपका नजर रखे हुए हैं। मुझे शक है कि आप पर हमला करवाने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है और हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी है वह मैं देख लूंगी। जितेंद्र राणा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे इस बारे में सालों पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। यह मेरी लापरवाही है कि मैं तुम्हारी मोम की मौत को इस तरह से अनदेखा कर दिया और अपने ही मामलों में उलझा रहा, लेकिन अब मैं वह गलती नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। और वैसे भी अब यह नालायक जितेंद्र तो है मेरी सुरक्षा के लिए। वही उनकी बात सुनकर अनाया भी मुस्कुरा देती है, वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती। दूसरी ओर इन सभी तमाशे के बाद हर्षवर्धन और अनाया वहां से निकल गए, लेकिन जाने से पहले अनाया गंभीर आवाज में जितेंद्र को देखते हुए बोली, मैं अंकल को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम समझदार हो, तो इन सब में जो कुछ भी अंकल करे उसमें डबल सावधान रहना। मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी को नुकसान हो। मेरे एक की रोल है, खुद से ज्यादा दुश्मन का नुकसान हो। तभी उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है और वो गंभीर आवाज में बोली, आजकल पॉलिटिकल पार्टी में बदलाव हो रहा है, उसमें अपनी टांग मत डालना। इतना बोल वो आगे बढ़ गई। तभी सदमे में बैठा जितेंद्र बोला, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? दूसरी ओर हर्षवर्धन भी चौंका हुआ था, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी वही रुक गया और अनाया को घूरने लगा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें कैसे पता? तभी जितेंद्र वापस पूछता है, तुम्हें कैसे पता, मुझे बताओ। अनाया एक गहरी सांस के कर बोली, मुझे कैसे पता यह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यह जान लो जो तुमने मीटिंग की थी वो तुम्हें फंसाने के लिए की जा रही है। बहुत जल्द सरकार में बदलाव आने वाला है और किसी बड़े राजनेता रास्ते से हटने वाले हैं और वो इन सब में तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद तुम्हारा नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ जाएगा और तुम अंकल से जुड़े हुए हो। ने नहीं चाहती को तुम इन सब में फंसो। वही अनाया की पूरी बात सुनकर वहां खड़े दोनों लोग उसे अविश्वास से घूरने लगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। तभी अनाया, जिसे हर्षवर्धन ने अपनी गोद में उठाया था, वो बोली, अब चलो हर्ष। वही उसकी आवाज सुनकर दोनों होशने आए। तभी जितेंद्र शुक्रगुजार भाव से बोला, थैंक यू, यह आसान रहा तुम्हारा मुझ पर। यह सुन अनाया तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जेलिस हर्षवर्धन बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं, मेरी बीवी ऐसे एहसान मेरे दोस्तों पर करती रहती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। वही उसकी बातों में ताना और मजाक साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अनाया तो जलन महसूस कर है पड़ी। उसे हर्ष पर प्यार आ रहा था। दूसरी ओर जितेंद्र राणा गुस्से से पागल हो रहा था हर्षवर्धन के चोदने से, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके अनाया की कही हुई बात की जांच करता है। उसे अनाया पर यकीन था, वो कोई गलती बात नहीं करेगी। कार में वह लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, हर्षवर्धन गंभीर की आवाज में पूछता है, बीवी आगे तुम्हारा क्या प्लान है? अनाया एक गहरी सांस लेकर कुछ इशारा करती है तो हर्षवर्धन पार्टीशन ऑन करने को कह देता है। वैसे तो उसे यकीन था उसकी बात लीक नहीं होगी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर उसका ही सेक्रेटरी बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पार्टीशन ऑन कर दिया और हर्षवर्धन की ओर देखकर हाथ आगे कर दिया, तो हर्षवर्धन समझ गया कि उसे लैपटॉप चाहिए। तभी अनाया अपनी वॉच को एक्टिवेट करते हुए गंभीर आवाज में बोली, रॉबर्ट रेम मिलिट्री खानदान की इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करो, और फुली डिटेल में, खास करके उन खानदान में जिसमें आज से 40-45 साल पहले कोई लड़की हुई हो। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन नामे सिर हिला देता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी के इतनी फास्ट रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उनके मनचाहे रिजल्ट उनकी स्क्रीन पर हाजिर थे। उन लोगों ने देखा कि वहां पर 3 मेजर मिलिट्री खानदान की डिटेल नजर आ रही थी।
जिनमें 45 साल पहले कोई बेटी पैदा हुई हो, और वह तीनों मिलिट्री खानदान, कोई छोटे मोटे खानदान नहीं थे। वह सब के सब खानदान मेजर जनरल की रैंक के थे। उनमें से कुछ खानदान के लोग तो स्पेशल कमांडो फोर्स में भी थे, यहाँ तक कि कुछ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी थे। लेकिन तभी अनाया की नजरें खानदान के सरनेम पर जाती है और वह आश्चर्य से आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या यह भी उस लिस्ट में है? इतना बोलकर वह एक नाम की ओर इशारा करती। किसना नाम देख लिया था अनाया ने? और क्या करेगी आगे अनाया इन लोगों के साथ? और क्या राणा खानदान आगे करेगा अनाया की मदद? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।